नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, किसकी अहमियत क्या, किसकी ज़रूरत क्या, इसके बारे में। क्योंकि पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्लियामेंट में साफ साफ तौर पे कहा, एक तरह से प्राइवेट सेक्टर की बहुत पैरवी की और ये कहा कि देश की तरक्की के लिए इसका कितना ज़रूरत है, कितनी अहमियत है। और ये एक बात वो इसलिए बार बार कह रहे थे क्योंकि हाल के दिनों में जो पब्लिक सेक्टर को बेचने की, डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो भी पब्लिक सेक्टर है उसको आप अपने घर की एक तरह से संपत्ति बेच के काम चलाने का काम कर रहे हैं। खैर, उन्होंने ये समझाया प्राइवेट सेक्टर का, उन्होंने दो उदाहरण दिए। उन्होंने सबसे पहले उदाहरण दिया कि देखिए प्राइवेट सेक्टर ने आके मोबाइल वाली फील्ड में कितना क्रांतिकारी काम किया है और कितने सस्ते में है। मैं जितने लोगों को यहाँ आप लोग सुन रहे हो, आप लोगों को याद होगा कि जब मोबाइल फ़ोन आया था, आज की तारीख में जब आया था, और उसके शुरू के सालों में बीएसएनएल ने एक अहम रोल किया था। और अगर आपको याद हो कि जहां पे कहीं कोई सिग्नल नहीं मिलता था वहां पे बीएसएनएल का सिग्नल मिलता था, क्योंकि वो सरकारी था। वो उन सारी जगहों पे अपने टावर्स लगाया था जहां पे शायद इकोनॉमिकली या कमर्शियली कोई प्राइवेट सेक्टर वाला नहीं लगाता, क्योंकि उनके पास उतने वो नहीं रहते, सब्सक्राइबर नहीं रहते। तो दूर दराज के इलाकों में, गाँव में बीएसएनएल ही का टावर मिलता था, अगर ये आपको याद हो तो ये कहना कि उसमें केवल प्राइवेट सेक्टर का रोल है, मेरे ख्याल में बहुत उचित नहीं है। बीएसएनएल का उसमें मेरे हिसाब से एक अहम रोल है, और बीएसएनएल अगर वहां नहीं रहता तो बहुत सी चीजें इस तरह से नहीं होती जैसे आज हैं। और बीएसएनएल को फिर कैसे डुबोया गया और कैसे क्या किया गया, ये एक अलग स्टोरी है जिसमें कभी फिर चर्चा करेंगे, आप लोगों को ये पता भी है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फार्मा ने कितनी अहम तरक्की की, फार्मा वो, और कितने लोगों को सस्ती दवाई और क्या क्या वो बात करने लगे। हमको, आपको सबको पता है कि फार्मा सेक्टर जो है वो किस तरह से अंधाधुंध तरह से अपनी दवाइयों की प्राइसिंग करता है। और उसीलिए वो जेनेरिक मेडिसिन की बात हुई जो 10-12-15 साल पहले देश में हुआ कि भाई जेनेरिक मेडिसिन के नाम से हो। हालांकि वो जेनेरिक मेडिसिन बहुत पॉपुलर नहीं हो पा रही हैं, सरकार की तरफ से भी कोशिश हो रही है, लेकिन डॉक्टर्स तो नाम वो लिखते हैं और फिर दवा वही चाहिए। तो वो एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी किस तरह का गोरख धंधा करता है, ये हमसे आपसे छुपा नहीं है। क्योंकि एक आपको याद दिला दूं, आपको याद है कि अभी कोरोना के दिनों में, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, कोरोना के दिनों में जो टेस्ट कोरोना का शुरू में 4500 रुपये, 4500 रुपये, याद है ना आपको, प्राइवेट सेक्टर में लिया जा रहा था, जो अब 600 रुपये लिया जा रहा है। तो इतने दिनों में कोई टेक्नोलॉजी तो बदल नहीं गई, लेकिन ये 600 से 4500 का जो सफर था, जो 3900 रुपये एक्स्ट्रा लिए जा रहे थे, ये कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर की उस मानसिकता को बतलाते हैं कि जहां पे केवल प्रॉफिट और प्रॉफिट ही जिसका काम होता है। खैर, फिर एक उन्होंने बड़ी बात कही कि जब तक वेल्थ क्रिएट नहीं करेंगे तो ये वेल्थ क्रिएटर हैं, और ये वेल्थ क्रिएट करेंगे तो ये बांटेंगे। मुख्य मुद्दा यहीं से शुरू होता है। हम और आपको ये थोड़ा समझना होगा कि जो वेल्थ क्रिएटर हैं, जैसा मोदी जी कहते हैं कि वो वेल्थ बांटेंगे, ऐसा होता नहीं है। वेल्थ क्रिएटर जो अभी तक का ट्रेंड है उसके हिसाब से वो अपनी वेल्थ अपनी बढ़ाता है। असमानता है, बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें है कि 1% व्यक्ति हिंदुस्तान के पास, 1% व्यक्तियों के पास करीब 50% संपत्ति, इत्यादि इत्यादि। मैं अभी ऑक्सफैम नाम की जो संस्था है उसकी एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में वो रिपोर्ट रिलीज हुई, एक अभी हाल के दिनों में रिपोर्ट रिलीज की, जिसमें वो दिसंबर 2020 तक के डेटा की बात कर रहा है। उसमें बताया गया कि हिंदुस्तान में कुल 119 लोगों के पास 300 बिलियन के से ज्यादा संपत्ति है। पहले तो समझ लें कि बिलियन का क्या मतलब है। जब इसके रेफरेंस में बिलियन बोला जाता है तो बिलियन रुपया नहीं, एक बिलियन यूएस डॉलर्स। एक बिलियन यूएस डॉलर कितना हुआ? 1000 मिलियन डॉलर्स। अब 1000 मिलियन डॉलर का मतलब ये समझ लीजिए कि $1 का बराबर 72 रुपये। मैं मोटा अंदाज ले रहा हूं। 1 मिलियन डॉलर का मतलब 7 करोड़ 20 लाख रुपए। 1 बिलियन डॉलर का मतलब 7200 करोड़ रुपए। ये मोटा अंदाज है। तो हिंदुस्तान में 119 लोगों के पास कुल मिला के 300 बिलियन
से ज़्यादा की संपत्ति है। 300 बिलियन का मतलब हो गया मोटे तौर पे करीब करीब 22 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति केवल इन 119 लोगों के पास है। और एक अच्छी बात ये बता दें, मतलब मज़े की बात ये है, इस रिपोर्ट के अनुसार उसमें से 17 बिलियन, मतलब 17 बिलियनियर्स जो हैं, कुल 119 है, उसमें से 17 बिलियनियर्स पिछले 6 महीने में आपदा में अवसर के समय, जब ये कोरोना काल में 17 नए बिलियन उसमें ऐड हुए हैं हिंदुस्तान में। एक और चीज समझ लीजिए, हिंदुस्तान के जो पहले 9 बिलियनियर हैं, जो टॉप मोस्ट 9 हैं, जिसको लीड करते हैं मुकेश अंबानी साहब, उनके पास कुल 203 बिलियन की संपत्ति है। 203 बिलियन का मतलब हुआ करीब करीब 15 लाख करोड़ रुपए उस 22 लाख करोड़ में से केवल इन 9 लोगों के पास है। और एक उस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इंडियन बिलियनियर्स की संपत्ति इस कोरोना काल में, जो 6 महीने का या 7 महीने का था, करीब 35% बढ़ी है। और उसने एक ये भी फिगर बताई कि इस समय जो कोरोना काल में जो इनकी संपत्ति बढ़ी इन बिलियनियर्स की, उसको अगर हिंदुस्तान के सबसे गरीब 138 मिलियन, मतलब 13 करोड़ 80 लाख लोगों के बीच में अगर बांटा जाता, उनको चेक दिया जाता, तो प्रत्येक व्यक्ति को 94,045 रुपए का एक चेक मिलता। जो इधर की संपत्ति बढ़ी उसकी, उनकी पुरानी संपत्ति तो जैसी थी वैसी, लेकिन जो बढ़ी हुई संपत्ति है कोरोना काल में, उसकी बात कर रहे हैं। वो रिपोर्ट ये भी बताती है कि 84% परिवारों की अप्रैल 2020 के बाद उनके आय को नुकसान हुआ है, उनकी आय कम हुई है। अब एक फिगर जो थोड़ा मेरे हिसाब से जो चिंतनीय है, वो ये है कि हिंदुस्तान में 32 करोड़ बच्चे जो स्कूल जाते थे, वो इस कोरोना के समय अफेक्टेड हुए हैं। और उससे भी बड़ी चिंता की विषय ये है कि उस 32 करोड़ में से ये रिपोर्ट ये कहती है कि ऐसा अनुमान है करीब 1/3, करीब 10-11 करोड़ बच्चे जब भी नॉर्मल होगा वापस स्कूल नहीं जाएंगे। गरीबी इतनी हो चुकी होगी, ये सब कारण अलग अलग हैं, लेकिन उसमें से शायद उसका अनुमान रिपोर्ट का यह है कि 1/3 बच्चे नहीं जाएंगे। बड़ी फिगर है। उस रिपोर्ट ने एक चीज और कही कि उस रिपोर्ट के अनुसार 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति के लोग जो इस दौरान जिनकी संपत्ति 50 लाख से ऊपर इधर हुई है, उनके ऊपर वो रिपोर्ट कहती है कि 2% का अगर आप सरचार्ज लगा दें तो आपके पास बहुत से संसाधन हो जाएंगे इस कोरोना की विपत्ति से निपटने के लिए। और एक चीज आपको बता दूं, ये लोगों को उम्मीद लग रही थी, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये दिया गया था, ये रिपोर्ट बड़े स्केल पे थी, लोगों को उम्मीद थी कि ये शायद सरचार्ज लगेगा, और ये सरचार्ज नहीं लगा। स्टॉक मार्केट का बेलगाम होकर इस समय जिस ढंग से भागी जा रही है, जबकि बाकी सब जगह त्राही त्राही है, लेकिन जिस तरह से स्टॉक मार्केट बाहर भागी है, वो भी ये दर्शाता है कि स्टॉक मार्केट में वो जो गिने चुने 1% से कम लोग, वो मुख्य रूप से 119 लोग, थोड़े और लोग, ये लोगों का ये नहीं लगने से, पैसा नहीं लगने से एक एक्सप्रेशन है कि भाई ठीक है, अब हम स्टॉक मार्केट में बहुत पॉजिटिवली वो कर रहे हैं। मैं एक थोड़ा सा फिगर आप लोगों को इसलिए भी बता दूं कि ये पब्लिक सेक्टर के बारे में जनरली ये कहा जाता है कि बहुत ही इनएफिशिएंट है, काम नहीं करता है, इत्यादि इत्यादि। मैं पब्लिक सेक्टर में काम किया हूं, तो इसलिए मैं तो भाई शुरू में ही जैसे डिस्क्लेमर नहीं होता है, मैं पब्लिक सेक्टर की बात करता हूं। पब्लिक सेक्टर्स में ये कहना कि काम नहीं होता है मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। पब्लिक सेक्टर्स में काम करना, देखिए कामचोर हर जगह है। कामचोर क्या प्राइवेट सेक्टर्स में नहीं है, कामचोर क्या, कामचोर हर जगह है, काम करने वाले हर जगह हैं। पब्लिक सेक्टर्स में जितने काम होते हैं, और आप देख लीजिए कि जितने पब्लिक सेक्टर्स के लोग हैं, उनको या तो नौकरी के दौरान प्रलोभन दे के ज्यादा पैसे पे, या नौकरी के बाद ये सारे प्राइवेट सेक्टर वाले उनको ले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो प्राइवेट सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर से आ रहा है, उसका अनुभव, उसका ज्ञान इन प्राइवेट सेक्टर वालों से बहुत ज्यादा होता है। तो और वो ट्रेनिंग ग्राउंड ज्यादा होता है, बहुत मेहनत से लोग काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनको एक उससे राइट ऑफ कर देना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। मैं आपको थोड़ा जल्दी से पब्लिक सेक्टर का बता दूं। हिंदुस्तान में जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो करीब 300 इस समय, पहले ज़्यादा थे, इस समय करीब वो 350 के आसपास, 348 या 350 है। उसमें से 74 को मिनी रत्न लेवल 1 लेवल 2 2 होता है, मिनी रत्न है, 14 नवरत्न है और 10 महारत्न है। उसकी अलग अलग डेफिनेशन है कि कितना प्रॉफिट होना चाहिए, कितनी नेटवर्थ होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन उसमें से जो 10 सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं,
टॉप 10 नेट, और ये 2019-20 की फिगर के हिसाब से मैं बता रहा हूं, 2019-20 की जो बैलेंस शीट है उसके हिसाब से 10 मोस्ट प्रॉफिटेबल जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उसमें इंडियन ऑयल, जिसका प्रॉफिट 14,569 करोड़, ओएनजीसी नंबर 2 पे 13,445 करोड़, फिर एनटीपीसी, कोल इंडिया, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीपीसीएल, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत संचार निगम, एचपीसीएल और गेल। इसमें से आप देखेंगे कि ये जो फिगर मैं बोल रहा हूं इसमें से 1 2 3 4 5 6 पेट्रोलियम वाली वो हैं पब्लिक सेक्टर से। पेट्रोलियम प्राइवेट सेक्टर के एक किसी व्यक्ति की पेट्रोलियम वाले सेक्टर पे हरदम आंख लगी रहेगी, और वो पास्ट में है, वो मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं कैसे केजी बेसिन में कैसे उनको मिला था, कैसे वो हुआ था, वो एक उसकी बहुत रिपोर्ट है, वो कभी और बात करेंगे। हिंदुस्तान की जो बॉटम जो सबसे ज्यादा लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर्स हैं, जिसको 10 मोस्ट लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर, उसमें मैं जल्दी से पढ़ दूं, इंडियन पोस्ट, एयर इंडिया, एमटीएनएल, एसटीसी, पीईसी, ओएमडीसी, एमएसटीसी, एनटीसी, एयर इंडिया अलाइड सर्विसेज और केमिकल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये बॉटम वाली है। अब बात ये आती है कि सबसे खराब हो गई, सबसे अच्छी हो गई। इससे बढ़ के खतरा 2 जगह और है जो इस वाले बजट से आया है। खतरा एक तो एलआईसी में है, एलआईसी जिसके ऊपर बहुत से लोगों का भरोसा है, और एक किसी सांसद की मैं सुन रहा था पार्लियामेंट में स्पीच, उसने कहा एलआईसी जो व्यक्ति को भरोसा देती है कि आपकी जान की सुरक्षित रहेगी और आप नहीं रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, उसने अपनी सुरक्षा नहीं कर पाई। मतलब अब वो उसको सरकार बेचने की कगार पे है। दूसरा जो बात हो रही है वो डिफेंस का लैंड, या इस तरह क्यों कह रहे हैं, स्ट्रेटेजिक वो करेंगे, वो लैंड की बात है। पहली चीज ये है कि वाई ये क्यों किया जा रहा है। अब इसमें कुछ आर्गुमेंट, मेरे कुछ मित्र हैं जो बड़ी जगह पे रहे, जो पब्लिक सेक्टर्स में भी रहे, प्राइवेट सेक्टर्स में रहे, उनका कहना है कि भाई ये इसलिए जरूरी है कि देश इस समय एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और देश को बचाने के लिए एक पब्लिक सेक्टर्स को बेचना होगा, क्योंकि हमारे पास और कुछ तो है नहीं। अब ये है कि अगर आपको ये करना ही है, प्राइवेट सेक्टर को आपको एक तरह से प्रोत्साहन देना है, उनको ज्यादा महत्व देना है, तो वाई एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर है, आप उसको रहने दीजिए, प्राइवेट सेक्टर को और प्रोत्साहन देके, उनके और पैसा देके, इंसेंटिव देके आप उनको उससे बड़ा बना दीजिए। लेकिन इसको कट टू साइज को, इसको क्यों नीचा कर रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, दूसरा क्या है कि एक जनरल परसेप्शन की बात करा दूं, 2 चीजें समझ में आती हैं। एक चीज एक समझ में आती है कि देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो अगर मुश्किल दौर से गुजर रहा है तो 2 मैं एग्जाम्पल्स दूंगा जहां कैपिटल साइड है, जहां पे आप कुछ इन्वेस्ट करके कुछ नया निर्माण कर रहे हैं, उसमें नया पार्लियामेंट की बात हो रही है। करीब वो 22-23 हजार करोड़ का नया पार्लियामेंट आप बना रहे हैं। पुरानी पार्लियामेंट थी, अगर इस समय दिक्कत है 4 साल 3 साल 2 साल के लिए उसको पोस्टपोन कर देते, तो वो अगर आप खर्चा करने को बिल्कुल उतारूंगा कि नहीं मैं वो खर्चा करूंगा, तो मैसेज ये जा रहा है कि नहीं आपके पास रिसोर्स क्रंच नहीं है। दूसरा, रेवेन्यू साइड पे आप दीपोत्सव कर रहे हैं, सारी जगह दीपोत्सव कर रहे हैं जा जाके। तो अगर आप दीपोत्सव जैसी चीजों के इवेंट पे अगर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो मैसेज तो यही जा रहा है ना कि ये कहीं पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अपने घर का सोना, स्त्री धन, सोना, जो वैसा धन है उसको बेच के क्या आप दिवाली में पटाखे जलाने लगते हैं? पटाखे जलाने चाहिए, दिवाली हमारा उत्सव है, खूब धूमधाम से मनाइए, लेकिन जब अच्छे दिन हो, आपके अच्छे पैसे आ रहे हो तो बनाइए। अगर थोड़ा पैसे की कमी है तो कम पटाखे जलाइए, 2 फुलझड़ी जला दीजिए, लेकिन उस समय भी आप उतने ही जोर शोर से जलाएंगे तो ये कहीं ना कहीं ये नैरेटिव गलत हो रहा है। और एक चीज बिल्कुल क्लियर है, जो सबको क्लियर है, वो बोलता कोई नहीं है, ये जो सारे लोग ये पब्लिक सेक्टर ये सब कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल क्लियर एक चीज है, नजर सबकी उस जमीन पे है जो पब्लिक सेक्टर्स के पास है। वो पब्लिक सेक्टर को रिवाइवल के बहुत लोग नहीं है। उत्तर प्रदेश का मैं वो दे दूं उदाहरण, यहाँ पे शुगर मिल बहुत बेची गई, सबकी नजर उस शुगर मिल की जमीन पे थी। मैं आपको एक और वो देके फिर आपको इसको कंप्लीट करेंगे। पब्लिक सेक्टर का मैंने बता दिया, अब थोड़ा प्राइवेट सेक्टर की तरफ नजर डाल लेते हैं। एक पूना के प्रफुल्ल शारदा जी हैं, उनकी एक आरटीआई क्वेरी थी। उस आरटीआई क्वेरी के जवाब में सरकार ने जवाब दिया है, जिसके अनुसार अब मैं आपसे शेयर कर ले रहा हूं, 2004 से 2014 के बीच 2,20,328 करोड़ के
लोन जो थे उसको राइट ऑफ किया गया। ये लोन जो बैंक के राइट ऑफ किए जाते हैं, ये 99% केसेस में सरकार प्राइवेट सेक्टर के लोन होते हैं। तो कितना लोन 10 साल में कितना लोन राइट ऑफ हुआ? 2,20,000 करोड़। 2015 से 2019 अगले 5 साल में कुल लोन जो राइट ऑफ किए गए बैंक द्वारा 7,94,354 करोड़, करीब 350% से ज्यादा आधे ही समय में। वो 10 साल में उतने हुए थे 2,20,000, ये 5 साल में 7,94,000 करोड़। और एक चीज और, ये उस आरटीआई की क्वेरी के अनुसार कि इस 5 साल में बैंक को के डिफॉल्टर होके 72 लोग जो कहते हैं भगौड़ा घोषित किए गए, उसमें से केवल 2 लोगों को सरकार पकड़ पाई, 70 लोग अभी भी उसकी गिरफ्त से बाहर हैं। ये जो वो मैं दे रहा हूं, वो आपको इसको साथ में लगा दे रहा हूं, मनी लाइफ न्यूज एंड व्यूज 21 दिसंबर 2020 के हवाले से दे रहा हूं मैं। अब ये मैंने आपको बता दिया, अब मैं दो चीजें और आपको बता के जिससे चीजें क्लियर हो जाएं। मैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की बहुत सी चीज़ों को पास से जान रहा हूं, इसलिए बता दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में मैंने चीनी मिल का उदाहरण दिया कि नज़र वहां थी। 2 उदाहरण और देता हूं। उत्तर प्रदेश में 2000 के आसपास फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक फर्टिलाइजर का कारखाना था गोरखपुर में, बंद है। पिछले 20 साल से हो रहा है कि अभी खुलने वाला है, लेकिन अभी तक खुला नहीं है। दूसरा, अमेठी में एक प्राइवेट सेक्टर का कारखाना था स्टील का, मालविका स्टील, जिसको कोई 10-12 साल पहले, 14 साल पहले सरकार ने, स्टील अथॉरिटी ने उसको खरीद लिया। आज तक नहीं चल पाया है। वो कहने को उन्होंने कुछ एक चलाने के लिए, दिखाने के लिए चलाया, लेकिन चल नहीं पाया है। ये दोनों कारखाने जो आपकी ऑलरेडी लगे हुई कैपेसिटी है, जिसको आप बंद कर दिए हैं, ये अगर नहीं चल रहा है तो सरकार की इच्छा शक्ति दिखा रहा है। और ये चाहे कांग्रेस की सरकार हो या चाहे बीजेपी, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। तो इस सरकार की इच्छा शक्ति जिस दिन होगी, उस दिन पब्लिक सेक्टर भी ठीक से चलने लगेगा। प्राइवेट सेक्टर को भी ठीक से आप कंट्रोल करिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में एक हरदम डर ये रहता है कि वो राइट ऑफ करना, पैसे लेके भाग जाना। और अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि जो छोटे अंबानी साहब हैं, वो किस तरह से उन्होंने कहा कि मैं तो दिवालिया हो गया हूं, और फिर वो पैसा डिफॉल्ट हो गया, वो पैसा नहीं दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से देश की तरक्की के लिए पब्लिक सेक्टर्स को इस तरह से बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। पब्लिक सेक्टर्स को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि एक प्रोफेसर अरुण कुमार हैं जो इकोनॉमिस्ट हैं, उनका एक बड़े लेख इस पे छपे हैं। उनका भी कहना, और मैं भी मानता हूं, पब्लिक सेक्टर रहने से एक रेफरेंस पॉइंट रहता है। सरकारी, जब उन्होंने एक अच्छा उदाहरण दिया कि सरकारी जब उसमें आप जाइए, जैसे आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना है सरकारी अस्पताल में, अव्वल तो वो काफ़ी जगहों पे फ्री होता है, जहाँ पे पैसा भी लिया जाता है, तो वो 3 से 5 हज़ार रुपये का लिया जाता है। अब 3 से 5 हज़ार का प्राइवेट सेक्टर में आप चलते जाइए तो 30,000 से लेके 1 लाख रुपए तक लिया जाता है। तो एक रेफरेंस पॉइंट तो है ना कि 20 गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा। सरकारी उसमें जैसे मान लीजिए हार्ट का कुछ होता है, वो 50 से 1 लाख रुपए में कुछ होता है, प्राइवेट में वो 3 लाख में हुआ है। लेकिन जिस दिन आप इसको हटा देंगे यहां से, वो 3 नहीं 30 लाख रुपया हो जाएगा, क्योंकि बहुत क्लियर चीज है, जैसा आप कह रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर का बेसिक मोटो प्रॉफिट है, पब्लिक सेक्टर का बेसिक मोटो प्रॉफिट तो है, लेकिन एक बड़ा मोटो सर्विस भी है कि भाई आम आदमी तक इस असमानता को दूर किया जाए, आम आदमी तक उनकी सर्विसेज पहुंचे। तो ये ज़रूरी है कि देश में हम और आप ये समझें कि पब्लिक सेक्टर को बेचना एक तरह से देश के लॉन्ग टर्म में नुकसानदायक होगा मेरे हिसाब से। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।